केंद्र सरकार के आधार पर उन्होंने एक षड्यंत्र किया और इस सरकार को गिराया। आज उसके कारण, सरकार गिरने के कारण मध्य प्रदेश में जो हानि हुई है, हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं, मौतें हुई हैं, विस्थापन हुआ है। इन सारी परिस्थितियों पर आज आपके सामने हमारे पूर्व मंत्री, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी आपसे रूबरू होंगे और आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय। नमस्कार भाइयों। भूपेन गुप्ता जी ने कुछ बात कही। सज्जन भाई, हम आपके बीच में अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। मैं घटनाक्रम से शुरू करता हूं। देश में सबसे पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को केरल में हुआ। उसके बाद ध्यान हो 24/2 को ट्रंप अहमदाबाद आते हैं। जब तक बहुत देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था। 9 मार्च को देश का पहला कोरोना की मौत हुई और उसी 9 मार्च को मध्य प्रदेश के तथाकथित 22 विधायक को बेंगलोर ले जाया जाता है। 17 मार्च को विधानसभा स्थगित होती है। 20 मार्च को सरकार बनती है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग जाता है और 23 मार्च हमारे शिवराज सिंह जी की शपथ होती है और 24 मार्च को देश का पहला लॉकडाउन शुरू होता है। इससे साफ जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि इसमें साफ जाहिर है, केंद्र के नेता जानते थे कि यह कोरोना वायरस कितना वो होगा, लेकिन ट्रंप की यात्रा थी, वो भी गुजरात में। मोदी जी को दिखाना था, इतने लाख लोग उनके स्वागत में हैं। हाउडी ट्रंप। उनको चिंता नहीं थी देश में किस तरह से ये चीज फैलेगी। अब हाल में कल के वीडियो ऑडियो बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं उस पर जोड़ना चाहता हूं कि आपने न्यूज चैनल्स में कल देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के 2 कांग्रेस विधायक पाला बदलने के लिए मजबूर होते हैं कोई षड्यंत्र तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के कहने इशारे पर। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस
उसका इशारा हो जाए, उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब इस देश में प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है? प्रजातंत्र क्या सिर्फ खरीद फरोख्त रह गई? यदि इसी तरह से खरीद फरोख्त होगी, जो पूरे देश के रहवासियों ने पिछले 2 महीने माइग्रेंट लेबर की जो कहानी देखी सुनी, कोई 500 किलोमीटर चला जा रहा है पैदल, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनकी चिंता सरकार को कथित नहीं है। सरकार को चिंता क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का, आप सबका अब कोई आवाज नहीं रह गई। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं, और उनकी सोच ये है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है, वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाएगा? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आजाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप होगी। पूरे लॉकडाउन में हम सब चिंतित थे, हमने सब पालन किया, जो जो कहा गया उसका पालन किया, लेकिन अंत में मोदी जी ने क्या कह दिया? अब तो वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अब आप आत्मनिर्भर हो, अब आपकी चिंता आप जानो। बड़े तरीके से अपना पलड़ा झाड़ लिया। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आज तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र जो हुआ। यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी। और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, स्थापित हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है, और वो जो चाहेंगे वो कर सकते। और यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो ईओडब्ल्यू के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे।
चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो, जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। हालत ये है कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, कोई पूरे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बिना विधानसभा में पारित किए बजट का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये शायद संसदीय इतिहास में, खासतौर से मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चीज विधानसभा में न पास हो और उस पर भी खर्चा शुरू हो जाए। आपातकालीन की बात कहेंगे शिवराज सिंह जी, क्या दिक्कत है उनको मंत्रिमंडल विस्तार करने की? क्या डर समाया? मैं आपको अंत में इस चिंता पर डालना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज खतरे में। और यदि हम सावधान न हो जाए, आने वाले समय में हम किस हालत में हो जाएंगे देशवासी, ये आपके ऊपर सोचने का विषय है। सज्जन और प्रश्न एक साथ ले लेंगे। सज्जन भाई देश के चौथे स्तंभ के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र से लेकर ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं, देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चला है और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है, राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया? क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बार डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बार डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है साथियों। बात ये है कि अब
बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था शिवराज भैया एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है, जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा, शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मात्र शक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हमने गौशालाएं बनवाई, सैकड़ों गायें चौराहों पे अलग अलग शहरों में बैठी रहती थी, कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं धर्म और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। गौशाला तो नहीं बनी इनके शासनकाल में, गौ के कत्ल खाने जरूर बड़े थे। ये बर्बादी है क्या। आज एक बात और बताना चाहता हूँ सर, आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े बड़े धर्मगुरु अयोध्या की बात आज छपी है, नृत्य गोपाल दास, चेतन महाराज, जन कौन से महाराज, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। राम भक्त चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। मेरा आरोप है कि राम भक्त नहीं चाहते कि राजनीति का समावेश हो मंदिर निर्माण में। ये चापलूस लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाके भूमि पूजन करे। मेरा कहना है उन महान धर्मावलंबियों से, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वहाँ पे, यदि आपको भूमि पूजन कराना है अयोध्या के राम मंदिर का, तो सनातन धर्म के जो बड़े गुरु हैं उनके हाथ से आप कराइए। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में, मनरेगा की हंसी उड़ाई थी। ये मनरेगा तो कांग्रेस का स्मारक बन के रह जाएगा। अब शायद शर्म आ रही होगी उनको कि पहले तो 35,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, इस बार 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा में इन्होंने एलोकेट किया है। दूसरी बात, शराब की दुकान आपने खोल दी। एक भय उस मजदूर को जो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है और जो अपने घरों में थे, बड़ी मुश्किल से इस लॉकडाउन के 2.5 महीनों में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है। शराब की दुकानें आपने खोल दी। अब उसे लग रहा है कि 15 तारीख को फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो शराब का स्टॉक करके रख रहा है। जो पैसा उस बच्चे की फीस के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए है, ये बर्बादी है या कमलनाथ की सरकार ने बर्बादी की? ये विचारणीय प्रश्न है साथियों। मेरा अनुरोध आपसे ये है, हम किसान और नौजवान की बात भी कर लें। मैं अभी गया था परवलिया और पास के गांव में 5-5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन, गेहूं बेचने के लिए 8-8 दिन से किसान खड़ा है। 1,000 रुपये प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्राली का किराया लगता है। जब मैं उनके बीच में गया, मैंने उनसे पूछा तो उनके मन की पीड़ा थी कि भैया गेहूं पैदा करने में इतना परिश्रम हमको नहीं लगा जितना ये गेहूं बेचने में हमें परिश्रम करना पड़ रहा है। जानबूझ करके मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार ने इतने धीरे धीरे तुलवाई कराई गेहूं की, ताकि बचा हुआ गेहूं व्यापारियों के हवाले कर दें किसानों को। वो 1500-1600 रुपये क्विंटल खरीदे। 24 विधानसभा चुनाव फिर उन व्यापारियों से
शिवराज जैसे लोग चंदा लें। ये हालात इस प्रदेश में, आप किसी किसान से जाके बात कर लेना, वो आपको बताएगा। अभी आदरणीय नेताजी हैं अमित शाह साहब, नितिन गडकरी साहब, कल वो परसों शायद आपने देखा होगा, उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल रैली 70 से 75 हजार LED लगाई गई हैं। आपकी जानकारी में हो ना हो, 70 से 75 हजार LED वर्चुअल रैली के लिए इन्होंने लगाई। गांव में मजदूर को राशन नहीं मिल रहा, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, और आप वर्चुअल रैली के लिए 75 हजार LED, और वो भी LED कौन से फंड से गई? PM केयर फंड से। क्या PM केयर फंड इसलिए होता है कि अपनी वाहवाही के लिए आप जनता का वो पैसा जो जनता के हितार्थ था, कई सारे यक्ष प्रश्न हैं। अब हम लोग तो अभी बोलेंगे तो लगेगा विपक्ष में है। मेरा कहना ये है साथियों, मैंने एक प्रश्न और उठाया था, 12वीं की परीक्षा चालू हो गई बच्चों। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना का जो भयावह स्थिति है, उन्होंने जनरल प्रमोशन की बात की। मैंने भी कहा कि शिवराज जी, ट्वीट किया मैंने कि आज भी किसी DO को नोटिस गया है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। तो मैंने शिवराज को कहा, मैंने भैया इनको जनरल प्रमोशन दे दो या कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इनका भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि शिवराज भाई तो 2018 की विधानसभा की परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई थी उनको, लेकिन अभी उन्होंने खुद के लिए तो जनरल प्रमोशन ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए। मेरा आरोप नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक है कि लोकतंत्र की हत्या का ये घिनौना षड्यंत्र जो आपने मध्य प्रदेश की धरती पे चालू किया है, आरंभ किया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ संविधान की हत्या भी है। वो लोग जिन्होंने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, वो मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो राजनीति और समाज सेवा में लगे लोग इस घृणित कृत्य को देख के सोचने लगे हैं। वो मतदाता सोचने लगा है कि एक दिन तो ये भाजपा, नरेंद्र मोदी, शिवराज, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश गिरवी रखने की साजिश करी है, कई बड़े हवाई अड्डे, कई रेलवे स्टेशन, रेलवे बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, तो आदमी डरने लगा है कि कहीं मोदी सरकार गिराने के लिए अडानी, अंबानी जैसे लोगों को ठेका ना दे दे कि जाओ अब राजस्थान की सरकार गिराओ, जाओ महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? उद्योगपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार। मैं तो बार बार नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि देश के लिए कोई औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति अपने मन से बना पाओ। जो अडानी और अंबानी शब्द बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी को उसमें उन शब्दों को रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है। बातें बहुत सारी करने की हैं। अब बेरोजगारी की बात कर लें, बर्बादी की बात। हमने जब सरकार छोड़ी, इस प्रदेश में 9% बेरोजगारी की दर थी। आज उठा के देख लीजिए जो सर्वे आया है, 27% बेरोजगारी है इस समय, नौजवानों के हाथ खाली हैं। ये सारी बातें, बर्बादी शब्द क्या होता है? भाजपा ने 15 साल में इस देश को बर्बाद किया, लाखों करोड़ के कर्जे में, लाखों हजार करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया। और अब फिर 2 बातें और सड़क की कर लूँ, मैं PWD मंत्री रहा हूँ यहाँ, बड़ी बातें हो रही हैं चंबल एक्सप्रेस वे की। चंबल एक्सप्रेस वे कितनी बड़ी झूठ की दुकान चला था। मैंने कहा था कि ये
झूठ की दुकान खोल ली थी पिछले 15 साल में शिवराज चौहान ने, अब उसका जनरल स्टोर बना दिया, बड़ा हो गया। चंबल एक्सप्रेस वे के लिए मैं PWD मंत्री था। मैं आपको तारीख गवाह है, मेरे पास सारे कागज हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था उस दिन। मैं नितिन गडकरी से मिला था चंबल वे एक्सप्रेस के लिए। मैंने उन्हें कागज दिए थे कि ये चंबल वे एक्सप्रेस, जहाँ एक समय डाकू जन्म लेते थे, वहाँ के लोग अब शांति चाहते हैं और अपना विकास, सामाजिक औद्योगिक विकास चाहते हैं। मैंने कहा आप इसकी मंजूरी दीजिए। जब मुझे लगा कि नितिन गडकरी अच्छा आदमी, लेकिन जब मैंने 2-4 महीने देखा कि यार ये आदमी भी अन्य बीजेपी जैसा झूठा आदमी है, फिर 2 जुलाई को मैं 2 जुलाई 2019 को कमलनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री को लेके मैं फिर गडकरी से दिल्ली में मिला। मैंने फिर चंबल एक्सप्रेस वे के कागज दिए कि माननीय इसे कर दीजिए। आज उनका बयान पढ़ा है, शिवराज की वाहवाही दे रहे हैं, वाह भाई वाह भाई। इस चंबल वे एक्सप्रेस के लिए हमने अथक प्रयास किए, जिसका श्रेय लेने की कोशिश भाजपा शिवराज कर। दूसरी एक सड़क आप सुन लो, एक घोटाला और होने वाला, बड़ा घोटाला है, ये सुन लो आप। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे 6000 करोड़ की लागत का है। हमारे सामने जब ये योजना आई, मैंने तत्काल इस बात का विरोध किया कि जनता की गाड़ी कमाई 6000 करोड़ रुपया, इंदौर भोपाल के लिए एग्जिस्टिंग रोड ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे पास 500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था जमीन लैंड एक्विजिशन का, जो ये नया रोड बनाने की बात कर रहे हैं ना, 500 करोड़ इसमें हम और मिला दें, 1000 करोड़ रुपए में जो एग्जिस्टिंग रोड है इंदौर भोपाल, उसमें 2 लेन और बन जाएगी, 6 लेन हो गए। वहीं सैटेलाइट टाउनशिप, वहीं औद्योगिक क्षेत्र, जमीन ऑलरेडी एक्वायर है। 1000 करोड़ में जब वही रोड सुंदर बन रहा है, सैटेलाइट टाउन डेवलप हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो क्यों नहीं बनाया जा रहा है? 6000 करोड़ क्यों खर्च करें? ये होने वाला आपके सामने आएगा। ये इसलिए बनाना चाहती है भाजपा शिवराज कि बड़े बड़े इंदौर भोपाल में कई बिल्डर लोग हैं, आप केंद्र सरकार के आधार पर उन्होंने एक षड्यंत्र किया और इस सरकार को गिराया। आज उसके कारण, सरकार गिरने के कारण मध्य प्रदेश में जो हानि हुई है, हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं, मौतें हुई हैं, विस्थापन हुआ है। इन सारी परिस्थितियों पर आज आपके सामने हमारे पूर्व मंत्री, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी आपसे रूबरू होंगे और आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय। नमस्कार भाइयों। भूपेन गुप्ता जी
ने कुछ बात कही। सज्जन भाई, हम आपके बीच में अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। मैं घटनाक्रम से शुरू करता हूं। देश में सबसे पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को केरल में हुआ। उसके बाद ध्यान हो 24/2 को ट्रंप अहमदाबाद आते हैं। जब तक बहुत देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था। 9 मार्च को देश का पहला कोरोना की मौत हुई और उसी 9 मार्च को मध्य प्रदेश के तथाकथित 22 विधायक को बेंगलोर ले जाया जाता है। 17 मार्च को विधानसभा स्थगित होती है। 20 मार्च को सरकार बनती। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग जाता है और 23 मार्च हमारे शिवराज सिंह जी की शपथ होती है और 24 मार्च को देश का पहला लॉकडाउन शुरू होता है। इससे साफ जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि इसमें साफ जाहिर है, केंद्र के नेता जानते थे कि यह कोरोना वायरस कितना वो होगा, लेकिन ट्रंप की यात्रा थी, वो भी गुजरात में। मोदी जी को दिखाना था, इतने लाख लोग उनके स्वागत में हैं। हाउडी ट्रंप। उनको चिंता नहीं थी देश में किस तरह से ये चीज फैलेगी। अब हाल में कल के वीडियो ऑडियो बहुत लोगों ने सुना होगा, मैं उस पर जोड़ना चाहता हूं कि आपने न्यूज चैनल्स में कल देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के 2 कांग्रेस विधायक पाला बदलने के लिए मजबूर होते हैं कोई षड्यंत्र तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के कहने इशारे पर। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब इस देश में प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है? प्रजातंत्र क्या सिर्फ खरीद फरोख्त रह गई? यदि इसी तरह से खरीद फरोख्त होगी, जो पूरे देश के रहवासियों ने पिछले 2 महीने माइग्रेंट लेबर की जो कहानी देखी सुनी, कोई 500 किलोमीटर चला जा रहा पैदल, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं
उनकी चिंता सरकार को कथित नहीं है। सरकार को चिंता क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का, आप सबका अब कोई आवाज नहीं रह गई। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं और उनकी सोच ये है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है, वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी, मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाएगा? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आजाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप होगी। पूरे लॉकडाउन में हम सब चिंतित थे, हमने सब पालन किया, जो जो कहा गया उसका पालन किया, लेकिन अंत में मोदी जी ने क्या कह दिया? अब तो वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अब आप आत्मनिर्भर हो, अब आपकी चिंता आप जानो। बड़े तरीके से अपना पलड़ा झाड़ लिया। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आज तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ। यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी। और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है और वो जो चाहेंगे वो कर सकते। और यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो ईओडब्ल्यू के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो, जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। हालत ये है कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, कोई पूरे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बिना विधानसभा में पारित किए बजट का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये शायद संसदीय इतिहास में, खासतौर से मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चीज विधानसभा में न पास हो और उस पर भी खर्चा शुरू हो जाए।
आपातकालीन की बात कहेंगे शिवराज सिंह जी, क्या दिक्कत है उनको मंत्रिमंडल विस्तार करने की? क्या डर समाया? मैं आपको अंत में इस चिंता पर डालना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज खतरे में है। और यदि हम सावधान न हो जाए, आने वाले समय में हम किस हालत में हो जाएंगे देशवासी, ये आपके ऊपर सोचने का विषय है। सज्जन और प्रश्न एक साथ ले लेंगे। सज्जन भाई देश के चौथे स्तंभ के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र से लेकर ये शब्द आया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासनकाल में बर्बाद हो जाएगा। इन दो मुद्दों पे बहुत सारे बिंदु हैं, मैं शॉर्ट में आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। साथियों, खूब कहा गया, चिल्ला चिल्ला के शिवराज चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव कि कांग्रेस की सरकार अपने अंतर कलह से गिरी है, हमारा कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार कहा कि यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? मेरा अनुरोध भाइयों और बहनों ये है, बड़े सरल शब्दों में, ये स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से प्रदेश नहीं, देश के छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक ने देखी है। सारी न्यूज़ चैनलों पे ये चला है और इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं हम कि भाजपा के झूठ का पर्दाफाश आपकी चैनलों ने किया। बर्बादी का सवाल है, राहुल भैया ने कहा, क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ रुपया महाकाल के मंदिर के लिए पैकेज दिया? क्या ये बर्बादी है? 160 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के मंदिर के नवनिर्माण के लिए दिए, क्या ये बर्बादी है? क्या बार डांस की संस्कृति जो इंदौर में शिवराज के 15 साल के कार्यकाल में पनपी थी, उस बार डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद करना बर्बादी है? भूमाफियाओं, रेत माफियाओं, कॉलोनाइजर माफिया, क्या गुंडा तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डालना, क्या ये बर्बादी है? ये प्रश्न हमारे और आपके सबके सामने है साथियों। बात ये है कि अब बीजेपी की सरकार आ गई, 15 साल में जो लोग पनपे, कमलनाथ ने उनको जेल में डाला, उनको 1 महीने में सारे भूमाफिया गुंडा तत्वों को छोड़ा जा रहा है। कल मैंने ट्वीट किया था कि बीजेपी की सरकार शराब बेचेगी। मैंने कहा था शिवराज भैया, एक दुकान पे तू बैठ जा, एक पे बीडी शर्मा को बिठा दे, तेरे 4-5 मंत्री एक दुकान पे जिले में बिठा दे, बाकी जिलों में तेरे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको बिठा दे भैया। यही काम सरकार का रह गया है, जनहित के मुद्दों से अलग हटके तो ये काम कर लो। आज अखबारों में आपने देखा होगा, एक महिला पुलिसकर्मी का फोटो छपा है।
शराब की दुकान पे बैठ के वो बेचारी शराब बेच रही है। मात्र शक्ति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हमने गौशालाएं बनवाई, सैकड़ों गायें चौराहों पे अलग अलग शहरों में बैठी रहती थी, कोई ट्रक कुचल के जा रहा है, क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं धर्म और गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग। गौशाला तो नहीं बनी इनके शासनकाल में, गौ के कत्ल खाने जरूर बड़े थे। ये बर्बादी है क्या। आज एक बात और बताना चाहता हूँ सर, आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े बड़े धर्मगुरु अयोध्या की बात आज छपी है। नृत्य गोपाल दास, चेतन महाराज, जनक कौन से महाराज जी, वो इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। राम भक्त चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। मेरा आरोप है कि राम भक्त नहीं चाहते कि राजनीति का समावेश हो मंदिर निर्माण में। ये चापलूस लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाके भूमि पूजन करे। मेरा कहना है उन महान धर्मावलंबियों से, बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं वहाँ पे, यदि आपको भूमि पूजन कराना है अयोध्या के राम मंदिर का, तो सनातन धर्म के जो बड़े गुरु हैं उनके हाथ से आप कराइए। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा में, मनरेगा की हंसी उड़ाई थी। ये मनरेगा तो कांग्रेस का स्मारक बन के रह जाएगा। अब शायद शर्म आ रही होगी उनको कि पहले तो 35,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़, इस बार 90,000 करोड़ रुपया मनरेगा में इन्होंने एलोकेट किया है। दूसरी बात, शराब की दुकान आपने खोल दी। एक भय उस मजदूर को जो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है और जो अपने घरों में थे, बड़ी मुश्किल से इस लॉकडाउन के 2.5 महीनों में बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखा है। शराब की दुकानें आपने खोल दी। अब उसे लग रहा है कि 15 तारीख को फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो शराब का स्टॉक करके रख रहा है। जो पैसा उस बच्चे की फीस के लिए, उन बच्चों के पालन पोषण के लिए है, ये बर्बादी है या कमलनाथ की सरकार ने बर्बादी की? ये विचारणीय प्रश्न है साथियों। मेरा अनुरोध आपसे ये है, हम किसान और नौजवान की बात भी कर लें। मैं अभी गया था परवलिया और पास के गांव में 5-5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन गेहूं बेचने के लिए 8-8 दिन से किसान खड़ा है। 1,000 रुपये प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्राली का किराया लगता है। जब मैं उनके बीच में गया, मैंने उनसे पूछा तो उनके मन की पीड़ा थी कि भैया गेहूं पैदा करने में इतना परिश्रम हमको नहीं लगा जितना ये गेहूं बेचने में हमें परिश्रम करना पड़ रहा है। जानबूझ करके मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार ने इतने धीरे धीरे तुलवाई कराई गेहूं की, ताकि बचा हुआ गेहूं व्यापारियों के हवाले कर दें किसानों को। वो 1500-1600 रुपये क्विंटल खरीदे। 24 विधानसभा के चुनाव फिर उन व्यापारियों से शिवराज जैसे लोग चंदा लें। ये हालात इस प्रदेश में, आप किसी किसान से जाके बात कर लेना, वो आपको बताएगा। अभी आदरणीय नेताजी हैं अमित शाह साहब, नितिन गडकरी साहब, कल वो परसों शायद आपने देखा होगा, उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल रैली 70 से 75 हज़ार LED लगाई गई हैं। आपकी जानकारी में हो ना हो, 70 से 75 हज़ार LED वर्चुअल रैली के लिए इन्होंने लगाई। गांव में मजदूर को राशन नहीं मिल रहा, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, और आप वर्चुअल रैली के लिए 75 हज़ार LED, और वो भी LED
कौन से फंड से गई? पीएम केयर फंड से। क्या पीएम केयर फंड इसलिए होता है कि अपनी वाहवाही के लिए आप जनता का वो पैसा जो जनता के हितार्थ था, कई सारे यक्ष प्रश्न हैं। अब हम लोग तो अभी बोलेंगे तो लगेगा विपक्ष में है। मेरा कहना ये है साथियों, मैंने एक प्रश्न और उठाया था। 12वीं की परीक्षा चालू हो गई बच्चों। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना का जो भयावह स्थिति है, उन्होंने जनरल प्रमोशन की बात की। मैंने भी कहा कि शिवराज जी, ट्वीट किया मैंने कि आज भी किसी डीओ को नोटिस गया है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। तो मैंने शिवराज को कहा, मैंने भैया इनको जनरल प्रमोशन दे दो या कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इनका भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि शिवराज भाई तो 2018 की विधानसभा की परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई थी उनको, लेकिन अभी उन्होंने खुद के लिए तो जनरल प्रमोशन ले लिया, मुख्यमंत्री बन गए। मेरा आरोप नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज चौहान तक है कि लोकतंत्र की हत्या का ये घिनौना षड्यंत्र जो आपने मध्य प्रदेश की धरती पे चालू किया है, आरंभ किया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ संविधान की हत्या भी है। वो लोग जिन्होंने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, वो मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो राजनीति और समाज सेवा में लगे लोग इस घृणित कृत्य को देख के सोचने लगे हैं। वो मतदाता सोचने लगा है कि एक दिन तो ये भाजपा, नरेंद्र मोदी, शिवराज, जिन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश गिरवी रखने की साजिश करी है, कई बड़े हवाई अड्डे, कई रेलवे स्टेशन, रेलवे बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है, तो आदमी डरने लगा है कि कहीं मोदी सरकार गिराने के लिए अडानी, अंबानी जैसे लोगों को ठेका ना दे दे कि जाओ अब राजस्थान की सरकार गिराओ, जाओ महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? उद्योगपतियों के इशारे पे नाचने वाली सरकार। मैं तो बार बार नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि देश के लिए कोई औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति अपने मन से बना पाओ। जो अडानी और अंबानी शब्द बोलेंगे, तुम्हारे पिताजी को उसमें उन शब्दों को रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अडानी और अंबानी को देश बेच दिया है। बातें बहुत सारी करने की हैं। अब बेरोजगारी की बात कर लें, बर्बादी की बात। हमने जब सरकार छोड़ी, इस प्रदेश में 9% बेरोजगारी की दर थी। आज उठा के देख लीजिए जो सर्वे है, 27% बेरोजगारी है इस समय, नौजवानों के हाथ खाली हैं। ये सारी बातें, बर्बादी शब्द क्या होता है? भाजपा ने 15 साल में इस देश को बर्बाद किया, लाखों करोड़ के कर्जे में, लाखों हजार करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया। और अब फिर 2 बातें और सड़क की कल्लों में PWD मंत्री रहा हूँ यहाँ, बड़ी बातें हो रही हैं चंबल एक्सप्रेस वे की। चंबल एक्सप्रेस वे कितनी बड़ी झूठ की दुकान चला था। मैंने कहा था कि ये झूठ की दुकान खोल ली थी पिछले 15 साल में शिवराज चौहान ने, अब उसका जनरल स्टोर बना दिया, बड़ा हो गया। चंबल एक्सप्रेस वे के लिए मैं PWD मंत्री था। मैं आपको तारीख गवाह है, मेरे पास सारे कागज हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था उस दिन। मैं नितिन गडकरी से मिला था चंबल वे एक्सप्रेस के लिए। मैंने उन्हें कागज दिए थे कि ये चंबल वे एक्सप्रेस, जहाँ एक समय डाकू जन्म लेते थे, वहाँ के लोग अब शांति चाहते हैं और अपना विकास, सामाजिक औद्योगिक विकास चाहते हैं। मैंने कहा आप इसकी मंजूरी दीजिए। जब मुझे लगा कि नितिन गडकरी अच्छा आदमी, लेकिन जब मैंने 2-4 महीने देखा कि यार ये आदमी भी अन्य बीजेपी जैसा
झूठा आदमी है। फिर 2 जुलाई को मैं 2 जुलाई 2019 को कमलनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री को लेके मैं फिर गडकरी से दिल्ली में मिला। मैंने फिर चंबल एक्सप्रेसवे के कागज दिए कि माननीय इसे कर दीजिए। आज उनका बयान पढ़ा है, शिवराज की वाहवाही दे रहे हैं, वाह भाई वाह भाई। इस चंबल वे एक्सप्रेस के लिए हमने अथक प्रयास किए, जिसका श्रेय लेने की कोशिश भाजपा शिवराज कर रही। दूसरी एक सड़क आप सुन लो, एक घोटाला और होने वाला बड़ा घोटाला है, ये सुन लो आप। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे 6000 करोड़ की लागत का है। हमारे सामने जब ये योजना आई, मैंने तत्काल इस बात का विरोध किया कि जनता की गाड़ी कमाई 6000 करोड़ रुपया। इंदौर भोपाल के लिए एग्जिस्टिंग रोड ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे पास 500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था जमीन लैंड एक्विजिशन का, जो ये नया रोड बनाने की बात कर रहे हैं ना, 500 करोड़ इसमें हम और मिला दें, 1000 करोड़ रुपए में जो एग्जिस्टिंग रोड है इंदौर भोपाल, उसमें 2 लेन और बन जाएगी, 6 लेन हो गए। वहीं सैटेलाइट टाउनशिप, वहीं औद्योगिक क्षेत्र, जमीन ऑलरेडी एक्वायर है। 1000 करोड़ में जब वही रोड सुंदर बन रहा है, सैटेलाइट टाउन डेवलप हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, तो क्यों नहीं बनाया जा रहा? 6000 करोड़ क्यों खर्च करें? ये होने वाला आपके सामने आएगा। ये इसलिए बनाना चाहती है भाजपा शिवराज कि बड़े बड़े इंदौर भोपाल में कई बिल्डर लोग हैं, आप